नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में। देखो, लेब स्टेन का जो हमारा कोर्स है वो लगातार आपकी क्लासेस चल रही है। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसी लिए मैं आपको ये क्षमा माफ़ी चाहता हूँ। कुछ रीजंस से क्लासें नहीं आ रही थी, लेकिन अब से आपकी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू, आपकी बायोलॉजी की क्लास और केमिस्ट्री क्लास कंटिन्यू चल रही है। और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे लिंक दी हुई है, ठीक है। तो उस लिंक के थ्रू आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो जेनेटिक्स का पोर्शन था, जिसके अंदर हमने आनुवांशिक डिजीज भी पढ़ी थी, मेंडल के बारे में भी पढ़ा था, मेंडल के नियम के अपवाद पढ़े थे, वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एक नया पोर्शन उसी से रिलेटेड है, लेकिन नया पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो है आपके डीएनए और आरएनए के बारे में। एकदम इनको कंप्लीट समझेंगे, पूरा प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। इसके अंदर रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे प्रोटीन का निर्माण होगा, कैसे आपके एमिनो अम्ल बनेंगे, आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, सारा एकदम डिटेल से इस वीडियो को हम यहाँ पे इस चैप्टर को टॉपिक को समझने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे से आप देखना, और वीडियो कैसा लगा है आपको वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करें डीएनए और आरएनए। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के अंदर बात करें भी, जो भी सजीव है जनन की प्रक्रिया करते हैं अपनी आपकी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, तो जो उनके लक्षण है वो उनकी संतान के अंदर ट्रांसफर होता है। और संतान के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है वो हमने पढ़ी थी, क्या कहलाती है, आपकी वंशागति कहलाती है। भाई, बंदर है तो बंदर की संतान वापस बंदर ही उत्पन्न होगी। ऐसा तो है नहीं कि भी आपकी बंदर है उसकी कोई भैंस उत्पन्न हो जाएगी, या फिर बंदर है उसके कोई मानव उत्पन्न हो जाएगा, या फिर मानव है जनन की प्रक्रिया की और उसके द्वारा बंदर निकल के आ गया, या फिर कोई भैंस का बच्चा निकल के आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब जो खुद के लक्षण है वही ट्रांसफर हो रहे हैं आगे, तो वो आपके वंशागति कहलाती है, ऐसा मेंडल ने कहा था। तो ये आगे जाने वाले जो लक्षण हैं इनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर। तो रेस्पॉन्सिबल की मेन बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है, और उस केंद्रक के अंदर आपकी गुणसूत्रीय जाल या फिर क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। कुछ आनुवांशिक मटेरियल होता है जो इन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो कुछ ऐसा पदार्थ है केंद्र के अंदर, खोज की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, तब पता चला कि केंद्र के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है, वो पदार्थ आपकी डिवाइड होकर के संतान के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जाइगोट बनता है तो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और वो जेनेटिक मटेरियल और आपके माता पिता का जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो माता पिता के लक्षण उस संतान के अंदर जाएंगे तो सेम के सेम लक्षण वहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तो आपके वंशागति के बारे में हुआ। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेसिंग समझेंगे हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीएनए और आरएनए है, इनकी एकदम प्रोसेस, एकदम डिटेल से, एकदम लो लेवल से इसकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। देखो, इस चैप्टर के अंदर डीएनए और आरएनए, नॉर्मली पहले समझना भाई डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। तो एक एक लाइन को हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। कोशिका की इंटरफेज अवस्था, कोशिका की जो इंटरफेज अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था में जटिल न्यूक्लियो प्रोटीन क्रोमेटिन होते हैं। जो जटिल न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, क्रोमेटिन। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। इंटरफेज अवस्था भाई कोशिका विभाजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, और कोशिका विभाजन के अंदर आपने देखा होगा भाई आपके एक तो एम अवस्था होती है, एक आपकी इंटरफेज अंतरावस्था होती है। तो एम अवस्था के अंदर एस अवस्था जीवन फेज, इसके अलावा G2 फेज होती है, ठीक है। और अंतरावस्था के अंदर भी आपके केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो आपकी अंतरावस्था होती है ये विशेष तौर से ध्यान में रखना भाई, अंतरावस्था के अंदर आपके जटिल न्यूक्लियो प्रोटीन क्रोमेटिन होते हैं, और वो आपके क्रोमेटिन जाल बनाते हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं वही एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित होकर के आपके क्रोमेटिन जाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि यह क्रोमेटिन पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जिसे हम यहाँ पे गुणसूत्रीय पदार्थ भी कह सकते हैं, यही क्या करता है, आपके आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब यही क्या करेगा कि जो माता पिता से सूचना है वो संतान के अंदर पहुंचाने का कार्य करेगा, और संतान के अंदर कुछ लक्षणों को उत्पन्न करेगा माता पिता वाले। तो ये माता पिता से जो लक्षण, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, तो माता पिता के अंदर जो लक्षण है वो संतान के अंदर जा रहे हैं, तो संतान के अंदर वो लक्षण उत्पन्न तो हो गए ना, माता पिता के लक्षण।
मान लो आपके माता पिता के किसी में से एक आंख ब्लू कलर की, तो आपकी संतान की भी आंख ब्लू कलर की। तो ये जो रेस्पॉन्स सेम है, दोनों का आंखों का कलर जो सेम है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपके आनुवांशिक पदार्थ होता है। और आनुवांशिक पदार्थ मेन हमारे शरीर के अंदर डीएनए होता है, ये बात आप समझो। अब ये डीएनए क्या करेगा कि वो लक्षण उत्पन्न करेगा, तो इसके बीच प्रोसेसिंग क्या होगी भी, कुछ तो डीएनए के अंदर रूपांतरण होगा, तब आपके संतान के अंदर भी वैसा का वैसा लक्षण जा रहा है, वैसे तो जा ही नहीं सकता। तो सर डीएनए है, इस डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, पहले डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एकदम इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। भाई डीएनए है, उस डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा। जब उस जीन की, पर्टिकुलर जीन की जब प्रोटीन बनेगी, तब हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई लक्षण उत्पन्न होगा, ये बात आप ध्यान रखना। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन वो डीएनए हमारी कोशिकाओं के अंदर किसी जीन को रिप्रेजेंट करता है, कोई लक्षण उत्पन्न करता है, तो लक्षण उत्पन्न करने से पहले वो डीएनए आपके आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अगर प्रोटीन का निर्माण होता है उस जीन से, तो वो लक्षण उत्पन्न होगा। अगर उस जीन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, तो वो लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूँ भाई, मेरे हाथ वाली कोशिकाओं के पास में जो जेनेटिक मटेरियल है, और जो मेरी अग्नाशय वाली कोशिकाओं के पास में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो दोनों आपकी कोशिकाओं के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम ही है भाई। उन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ, वो भी सेम है, और अग्नाशय ग्रंथि के पास भी सेम है। तो यहाँ पे आपके हाथ की कोशिकाओं के पास में जो इंसुलिन का जीन है, वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करा, तो इस कारण हाथ की कोशिकाओं में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो रहा। लेकिन अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं के अंदर जो इंसुलिन का जीन है, वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो इस कारण वो जीन रिप्रेजेंट हो रहा है और इंसुलिन का निर्माण हो रहा है। क्लियर है ना बात यहाँ पे। तो डीएनए से पहले आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तब आपकी कोई भी जीन के द्वारा लक्षण दर्शाया जाएगा। तो पादप विषाणुओं को छोड़कर शेष कोशिकाओं में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट वायरस होते हैं ना, उनको आपको साइड में रखना है। उनके अंदर जो आपके आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल का जो कार्य करता है, वो आरएनए होता है, ठीक है, उनके अंदर आरएनए। लेकिन बाकी हमारी कोशिकाओं की शरीर की बात करें, पशुओं की कोशिकाओं के शरीर की बात करें, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डीएनए होगा। नेक्स्ट बात देखो यहाँ पे, आपके फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, यहाँ पे फ्रेडरिक मिस्टर ने, और नाम किसने दिया था, यहाँ पे अल्टमान ने। नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, यहाँ पे अल्टमान, और खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर ने इसकी यहाँ पे खोज की थी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में। पढ़ते हुए डीएनए है क्या, पूरी एकदम डिटेल से बात करें। आपको ये तो पता होगा कि सर जो डीएनए होता है वो आपकी द्विकुंडलित संरचना है। किस प्रकार से संरचना आपकी, द्विकुंडलित संरचना इस प्रकार। ये लो भाई, आपकी डीएनए की संरचना बना देते हैं, ये आपकी द्विकुंडलित संरचना हो जाएगी डीएनए की, ठीक है, द्विकुंडलित संरचना। तो इस द्विकुंडलित जो संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना या डीएसडीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, ये जो डीएनए होता है, ये आपकी डबल स्ट्रैंड होता है, शॉर्ट में इसको डीएसडीएनए कह सकते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए, द्विरज्जुकी डीएनए। तो ये डीएनए होता है, ये छोटे छोटे आपके न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से अनेक सारे इसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित होते हैं। क्या व्यवस्थित होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो हम कह सकते हैं सर कि जो डीएनए है, ये आपके पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है सर, पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये बात तो आपको पता रहेगी। डीएनए क्या है, यहाँ पे पॉली न्यूक्लियोटाइड है। पॉली न्यूक्लियोटाइड क्यों कहा, क्योंकि डीएनए के ऊपर अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड संलग्न का बना होता है। अब बात करते हैं भी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होगा क्या। तो उससे पहले आप ये समझ लेना, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये किसका नाम हो जाएगा, डीएनए का। नेक्स्ट, इसे शरीर की आत्मा भी कहा जाता है। जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या कहते हैं, शरीर की आत्मा कहते हैं। क्योंकि जितना भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी लक्षण रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमारी आने वाली संतान के अंदर जो लक्षण रिप्रेजेंट होगा, वो इस डीएनए के द्वारा होगा। तो डीएनए को क्या कहते हैं, शरीर की आत्मा कहा जाता है। भटक सकती है आत्मा कहीं पर, उत्परिवर्तन भी कर सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस आत्मा को भटकाना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कि क्योंकि इसमें जीव की सभी संबंधित जैविक क्रियाओं के संदेश क्या होते हैं, कोडित होते हैं। संदेश मतलब जो भी सूचनाएं होगी, जो भी लक्षण उत्पन्न होगा, वो इसके अंदर रहेगा भाई। इसका निर्माण कई न्यूक्लियोटाइडों के संयोजन से होता है, अतः इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डीएनए है, ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है।
क्योंकि इसके अंदर अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट होते हैं। पॉली का मतलब अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड, अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे ये डीएनए का मेरे पास मान लो एक हेलिक्स है, इस हेलिक्स के ऊपर ये छोटे छोटे मैंने मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दर्शा दिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर दिए मैंने, छोटे छोटे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट कर दिए। तो जो मैंने न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट किए हैं तो आपको ध्यान में रखना ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई। तो इस प्रकार की दो श्रृंखला पास पास होती है और आपस में मतलब एकदम सर्पिलाकार क्रम में रहती है, तो वो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगी। तो सर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो बना हुआ किससे होता है वो बताइए। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है यहाँ पे बच्चों कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो नाइट्रोजन समूह रहेगा, नाइट्रोजनिक सार रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा, नाइट्रोजनिक सार, नाइट्रोजन बेस, और एक होगा इसके अंदर पेंटोज समूह और एक होगी फॉस्फेट ग्रुप। मतलब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण इसमें तीनों समूह के द्वारा होगा, एक तो नाइट्रोजनिक सार, पेंटोज शर्करा और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि नाइट्रोजनिक सार है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर यहाँ पे प्यूरिन होगा और दूसरा कौन सा होगा यहाँ पे सर पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन के अंदर दो प्रकार के सार होते हैं सर, कौन से, एक तो एडिनिन और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे ग्वानिन। तो प्यूरिन सार दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन और कौन सा होते हैं यहाँ पे ग्वानिन। अब पिरिमिडीन सार के अंदर ध्यान में रखना थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और एक कौन सा होता है यहाँ पे यूरेसिल होता है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना आप कि नाइट्रोजनिक सार दो प्रकार के, प्यूरिन पिरिमिडीन, एडिनिन ग्वानिन। ये तो किसमें प्यूरिन के अंतर्गत आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। प्यूरिन सार कौन कौन से, तो ध्यान में रखना एडिनिन और ग्वानिन है ये प्यूरिन सार है। लेकिन पिरिमिडीन सार के अंदर थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा और एक कौन सा हो जाएगी यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो नेक्स्ट पेंटोज शर्करा। भाई पेंटोज शर्करा सर हमारे सामने दो प्रकार की रहेगी। पेंटोज शर्करा कितने प्रकार की रहेगी, दो प्रकार। एक बार मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ भाई, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ये पेंटोज शर्करा हमारे पास दो प्रकार रहेगी, एक तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा और एक कौन सी हो जाएगी राइबोज शर्करा। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे सर यहाँ पे, 5 कार्बन। तो ये लो 5 कार्बन की एक हम यहाँ पे शर्करा बना देते हैं सर। ये लो 5 कार्बन की शर्करा, पहला कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये चौथा और 5वां कार्बन यहाँ पे लगेगा CH2OH। ये आपके 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन की शर्करा रहेगी वो आपके पेंटोज शर्करा, और पेंटोज शर्करा दो रहेगी, ध्यान रखना, एक तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा और एक कौन सी हो जाएगी यहाँ पे राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे H, यहाँ पर भी OH, ये आपके 2 नंबर कार्बन ये H, 3 नंबर कार्बन ये H और ये OH, यहाँ पर भी H। अब देखो भाई डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा का मतलब क्या है। अगर ध्यान में रखना ये 2 नंबर जो हमारे पास कार्बन है, इस 2 नंबर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो आपके राइबोज शर्करा। कार्बन 5 है, देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये आपके चौथा और ये कौन सा गया 5वां कार्बन। लेकिन 2 नंबर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो वो आपके यहाँ पे राइबोज शर्करा हो जाएगी। कौन सी शर्करा हो जाएगी, राइबोज। लेकिन सर डीऑक्सी राइबोज शर्करा कैसे बनेगी, तो 2 नंबर कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है इसकी कमी हो जाती है। डीऑक्सी का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होना, तो वो आपके डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक तो चीज, चलो ठीक है। अब देखो पेंटोज शर्करा हो गया कंप्लीट। नाइट्रोजनिक सार प्यूरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन 3 प्रकार के, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसको एक बार साइड में, पेंटोज शर्करा को साइड में रखो। अब बात आती है हमारे सामने यहाँ पे फॉस्फेट समूह। किसकी बात आती है यहाँ पे, फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह होता है H3PO4। तो ये तीनों जब कंटिन्यू जुड़ जाते हैं तो हमारे सामने एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना कि कार्बन नंबर जो 5 है इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 है इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजनिक सार जुड़ेंगे। कौन से सार जुड़ेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजनिक सार जुड़ते हैं। और इसके अलावा जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ वाला, इससे कोई दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा जुड़ेगी। तो एक बार आपको इतना ध्यान में रखना, अभी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर सर क्या क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनिक सार रहेंगे जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन सार रहेंगे, एक पेंटोज शर्करा रहेगी जिसे डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा कहते हैं, और एक आपके पास फॉस्फेट समूह होगा।
ये थी आज की क्लास। कैसी लगी है क्लास आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना सारे स्टूडेंट्स। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप नोट्स है वो परचेज